जय हिंद। आज हम बात करने वाले उस मुद्दे की जिसने भारत की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है, जो है परिवारवाद की राजनीति। और ये मुद्दा भारत की राजनीति में बहुत सुनने को मिलता है, क्योंकि आज भारत की ज्यादातर पार्टियां ऐसी हैं जो परिवारवाद पे चलती हैं। यानी अब कोई कितना भी योग्य क्यों ना हो, उसे आगे जाने का मौका नहीं मिलता है। बस परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। इसे कुछ उदाहरण मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने हाल ही में एक लेख में कहा है कि परिवारवाद की राजनीति भारत के लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बन चुका है। इस बयान ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में मुद्दा बना लिया, तो वही कांग्रेस के अंदर कुछ नेताओं ने शशि थरूर पर सवाल उठाए। आज हम समझने वाले हैं कि शशि थरूर ने ऐसे क्यों कहा, वंशवाद आखिर क्या है और ये लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है, और कौन कौन से राजनीतिक परिवार इस बहस के केंद्र में आते हैं, और आखिर इसका असर आने वाले चुनाव पे क्या पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि परिवारवाद की राजनीति क्या है। परिवारवाद जब राजनीति किसी परिवार की विरासत बन जाती है, जहां नेता चुने नहीं जाते बल्कि वारिस बनाए जाते हैं। जैसे कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार, जिसने अभी तक कितनी पीढ़ी से राज किया है। समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव का परिवार, आरजेडी में लालू यादव जी का परिवार, एनसीपी में शरद पवार का परिवार, और यहां तक कि क्षेत्रीय दलों में भी यह पैटर्न देखने को मिलता है। भारत में ये परंपरा कुछ नई नहीं है। आजादी के बाद से कई दलों का नेतृत्व एक ही परिवार के हाथों में केंद्रित रहा है। वही बीजेपी जैसे पार्टी परिवारवाद नहीं है। जैसे बीजेपी में कोई भी काबिल इंसान मुख्यमंत्री, अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन कांग्रेस या अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं होता है। वहां सिर्फ उन्हीं के परिवार के अध्यक्ष या मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति लोकतंत्र है या वंशतंत्र। शशि थरूर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि परिवारवाद काबिल नेताओं को आगे आने से रोकता है। उनका तर्क था कि अगर राजनीति सिर्फ परिवारवाद में बढ़ जाएगा तो प्रतिभाशाली लोगों को कभी मौका नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा है कि जब सत्ता घर की जायदाद बन जाती है तो लोकतंत्र की आत्मा मर जाती है। इस बयान के बाद बीजेपी ने कहा कि शशि थरूर ने वही कहा जो हम सालों से कहते आ रहे हैं। इस बयान से कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई है, और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने शशि थरूर पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे बयानों से पार्टी की छवि को नुकसान होता है। भारत में वंशवाद की जड़ें काफी मजबूत हो चुकी हैं। 1947 के बाद जब देश नया नया लोकतंत्र बना था, तो राजनीति तब सेवा का माध्यम मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वंशवाद नेटवर्क का खेल बन गया, क्योंकि राजनीति में पैसे का बोलबाला बढ़ने लगा। जनता की नजरों में पहचान और नाम ज्यादा असर डालने लगी। और दूसरी बात, राजनीतिक दलों को सुरक्षित चेहरों की तलाश रहती है, इसलिए वो नए लोगों पर दांव लगाने से बचते हैं। परिणाम वही, हर चुनाव में वही पुराने नाम, नेहरू, गांधी परिवार, यादव, अब्दुल्ला, बाल ठाकरे और शरद पवार। इस मुद्दे पे जनता क्या सोचती है, चलिए समझ लेते हैं। आम जनता के बीच दो मत हैं। एक वर्ग कहता है कि अगर नेता काबिल हो तो वो किसी का भी बेटा हो, फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा वर्ग कहता है कि वंशवाद से लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि इससे राजनीति में प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। एक सर्वे के अनुसार भारत में 70% सांसद ऐसे हैं जिसका परिवार राजनीति से सीधा संबंध रखता है। यानी कि लोकतंत्र में जनता चुनती तो है, लेकिन विकल्पों की विविधता घट रही है। शशि थरूर के बयान के बाद बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के अंदर से ही अब सच्चाई बाहर आ रही है, और राहुल गांधी की राजनीति वंश पर आधारित है, न कि जनता के भरोसे पे। दूसरी ओर कांग्रेस ने बचाव में कहा है कि नेहरू गांधी परिवार ने देश की सेवा की है, और यह कहना गलत होगा कि वंशवाद लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के अंदर भी धीरे धीरे नई सोच वाले नेता सामने आ रहे हैं, जैसे शशि थरूर, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो क्या बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जब राजनीतिक दलों में वंशवाद बढ़ता है तो दो बड़े नुकसान होते हैं। योग्यता की अनदेखी, कई योग्य और मेहनती कार्यकर्ता ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा है जनता का विश्वास कम होना, यानी लोग सोचने लगते हैं कि चाहे वोट दे या न दे, सत्ता तो किसी एक परिवार के पास ही रहेगी। इससे लोकतंत्र की सच्ची भावना और जनता का शासन कमजोर होता है। अब हम बात करते हैं कि आने वाले चुनाव पे इसका क्या असर हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या यह मुद्दा आने वाले 2025-26 के राज्य चुनाव या 2029 के लोकसभा चुनाव में असर डाल सकता है। तो संभावना है हाँ, क्योंकि युवा मतदाता अब पहचान से ज्यादा परफॉर्मेंस को महत्व देने लगे हैं। सोशल मीडिया पे हैशटैग डायनेस्टी पॉलिटिक्स और मेरिट बेस्ड लीडरशिप जैसे ट्रेंड लगातार बढ़ रहे हैं। अगर यही सोच बढ़ती रहती है तो आने वाले समय में राजनीतिक पार्टियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी।
भले वंशवाद खत्म करने के लिए कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यह जनता की पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ कदम जरूर उठाए जा सकते हैं। पहला तो दलों में इंटरनल डेमोक्रेसी यानी कि आंतरिक चुनाव अनिवार्य हो। दूसरा है टिकट बांटने की प्रक्रिया पारदर्शी बने और जनता को अपने नेता से काम पूछे, न कि नाम। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसकी ताकत तभी बनी रहेगी जब सत्ता योग्य हाथों में हो, न कि वंश के। क्योंकि लोकतंत्र तभी जिंदा है जब जनता तय करती है कि अगला नेता कौन होगा, न कि किसी परिवार की वसीयत। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।